प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण में दो लंबी परिनालिकाओं के एक मध्य अन्योन्य प्रेरण। ठीक, क्या पढ़ेंगे हम? दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण हम आज पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास की वीडियो में हमने पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दो परिनालिकाओं के मध्य, ठीक, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो दो परिनालिका मैं बना के रख दी हूँ यहाँ पे बढ़िया सा, तो आप भी ऐसा ही परिनालिका बना लीजिए। देखिए मैं चित्र के बारे में आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर वर्णन को फिर आपको लिखा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए एक परिनालिका हमारा ये है, ठीक, इस तरह से आप एक परिनालिका बनाएंगे। ये हमारा है एक परिनालिका, ये ठीक, इस तरह से ये ठीक, ये है हमारा S1 परिनालिका। अब S1 परिनालिका को क्या करते हैं हम, दूसरी परिनालिका S2 से पूरी तरह से ऐसे कवर कर देते हैं। ठीक, देखिए ये जो परिनालिका है ये वाला जो है वो क्या है, S1 है। S1 को क्या करते हैं हम इस तरह से, इस दूसरे परिनालिका से S2 मतलब ये है, ठीक, इस तरह से क्या करते हैं वो पूर्ण रूप से हम उसको घेर देते हैं। समझ आया? S1 परिनालिका यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आपका S1 परिनालिका है और ये है हमारा S2 परिनालिका, ये ठीक, ये वाला हमारा S2 है, ये वाला ठीक। तो S2 के द्वारा हम क्या करते हैं, S1 को पूरी तरह से घेर देते हैं। अब देखिए हम जानते हैं अन्योन्य प्रेरण हो रहा है, मतलब एक परिनालिका में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी परिनालिका के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो क्या करते हैं हम, पहली परिनालिका S1 में धारा I1 प्रवाहित करते हैं। तो परिनालिका जब I1 में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और परिनालिका 2 अर्थात परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक, S1 में जब हम धारा I1 प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका S2 में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होता है। हम इसको जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। कैसे? जब परिनालिका S2 में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ध्यान दीजिए, जब परिनालिका S2 में हम धारा मान लीजिए I2 प्रवाहित करते हैं, ठीक, परिनालिका S2 में धारा I2 प्रवाहित करते हैं तो S1 परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और परिनालिका S1 में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो दोनों परिनालिका में हम बारी बारी से धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन हम धारा इसमें भी प्रवाहित करें या हम इसमें धारा प्रवाहित करें, अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मान है वो बराबर ही होगा। ठीक, किसी में भी कम या ज़्यादा नहीं होगा। मतलब इसमें भी धारा प्रवाहित करेंगे और इसमें भी धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों का जो प्रेरकत्व है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, इसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, धारा के मान चाहे आप पहले में करो चाहे आप दूसरे में करो, उसको गणितीय सूत्र से भी हम व्युत्पत्ति करेंगे। ठीक, ये तो है चित्र के बारे में। परिनालिका की लंबाई हम स्मॉल एल लेते हैं और परिनालिका में जो फेरा बना हुआ है प्रति फेरे के लिए संख्या ले लेते हैं हम स्मॉल एन। क्या लेते हैं? स्मॉल एन पहले परिनालिका के लिए, और कुल फेरों के लिए लेंगे हम कैपिटल N1 और स्मॉल n1 को लेंगे प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, मतलब एक फेरा के लिए, फिर ये दूसरा फेरा के लिए उसको लेंगे हम N1। तो ये चित्र बहुत ही आसान है। चलिए इसका वर्णन मैं आपको लिखा देता हूँ, फिर इसके सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। वर्णन, तो चलिए वर्णन करिए। वर्णन लिखना आप अपने कॉपी में स्टार्ट करिए। तो चलिए लिखिए, माना S1 व S2 दो लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। परिनालिका S1 परिनालिका S2 से पूर्णतः घिरी हुई है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब परिनालिका S1 में धारा I1 प्रवाहित किया जाता है तो परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। लास्ट में एक लाइन और लिख लीजिए, तथा उनमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 व कैपिटल N2 है। ठीक, एक बार और मिला लीजिए, माना
S1 व S2 दो लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई स्मॉल l है। परिनालिका S1 S2 से पूर्णतः घिरी हुई है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब परिनालिका S1 में धारा I1 प्रवाहित किया जाता है तो परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है तथा उनमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N1 व कैपिटल N2 है। ठीक, ये हुआ इसका वर्णन। अब लिखिए व्यंजक। व्यंजक निकालेंगे अब हम इसका। व्यंजक, तो चलिए व्यंजक में हम क्या करते हैं, इसमें फेरों की संख्या को पहले निकाल लेते हैं। तो परिनालिका S1 में कुल फेरों की संख्या, परिनालिका S1 में कुल फेरों की संख्या, ठीक, ये हम N1 लेते हैं और कुल फेरा, और एक फेरा के लिए कितना है, ध्यान दीजिए, ये यहाँ तक कुल फेरा क्या है, N है। यहाँ तक कुल फेरा क्या है, N है, और एक फेरा के लिए हम माने हैं N1 को। तो परिनालिका की टोटल लंबाई क्या है, L है। तो N1 को जब हम L के साथ गुणा करेंगे तो N1 इंटू L क्या होगा, इस कुल फेरे के बराबर होगा। अर्थात N1 बराबर होगा स्मॉल n1 इंटू L। हमको स्मॉल n1 का मान चाहिए तो N1 का मान हमको मिलेगा, L पक्षांतर करिए तो होगा कैपिटल N1 बट्टे L, और इसे दीजिए समीकरण 1। इसी तरह परिनालिका S2 में कुल फेरों की संख्या निकालो। परिनालिका S2 में कुल फेरों की संख्या, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये N2 बराबर होगा, ठीक, सेकंड में भी सेम निकलेगा, तो स्मॉल n2 इंटू L, तो n2 का मान हमको मिलेगा कैपिटल N2 बट्टे L, और इसे दीजिए आप समीकरण 2। ठीक, ये तो हुआ हमारा परिनालिका S1 में कुल फेरों की संख्या, ठीक, ये है। और प्रति एकांक लंबाई के लिए, मतलब प्रति फेरा के लिए है हमारा ये, और ये भी हमें प्रति फेरों के लिए संख्या है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं, जहाँ N1 और N2 को क्या कहते हैं, N1 व N2 परिनालिकाओं में, मतलब दोनों परिनालिका लिख लेंगे, परिनालिकाओं में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। समझ आया आपको। N1 और N2 क्या है, दोनों परिनालिका, मतलब पहला परिनालिका के लिए N1 और दूसरी परिनालिका के लिए N2। तो इसको लिखे हैं, जहां N1 व N2 परिनालिकाओं में प्रति एकांक लंबाई, परिनालिकाओं में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है N1 व N2। अब हम निकालते हैं पहला S1 के सापेक्ष S2, मतलब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो गणना करेंगे हम, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा S2 में। तो इसको लिख सकते हैं हम, S1 की सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरण ठीक, S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरण। यहाँ पे आप इसको लाइन खींच देना, बढ़िया ऐसे दिखा देना। अब S1 के सापेक्ष S2 का अन्योन्य प्रेरण में हम क्या निकालेंगे, S1 पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व में निकाल चुके हैं, μ0 Ni, इसको हम निकाल चुके हैं। ठीक, तो इसी सूत्र का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे। तो इसको लिख लेना, परिनालिका S1 के अंदर, परिनालिका S1 के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ये B1, ठीक, इसके लिए हम B1 ले लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B1 इक्वल टू होगा μ0
और ये N1 और ये होगा I। ठीक, μ0 Ni होता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, S1 के लिए धारा I1 है और ये फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई के लिए है, इसको लेंगे, ये N1 और ये हो जाएगा धारा I1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से N1 का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए रख दीजिए मान को। समीकरण 1 से N1 का मान यहाँ पे रखने पर, तो समीकरण 1 से क्या होगा, N1 का मान रखेंगे तो B1 इक्वल टू होगा μ0, N1 का मान क्या रखेंगे, कैपिटल N1 बटे L, कैपिटल N1 बटे L और ये होगा I1। ठीक, ये B1 का मान होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं परिनालिका S1 में, तो परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है। ठीक, जब S1 में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमारा B1 है। अब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका S2 में क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, तो इसको लिखेंगे परिनालिका S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। ठीक, S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है आप तो जानते होंगे, S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है। तो चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर क्या होता है। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये होता है NBA। क्या होता है, NBA होता है। तो यहाँ पे देखिए S2 से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो ये होगा S2 में फेरों की संख्या N2 होगा और ये B, इसमें क्या लेंगे हम, B1 लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इसके कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक, इसके कारण S2 में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, तो हम B1 लेंगे और ये लेंगे यहाँ पे A। B1 के मान को यहाँ पे रखिए, तो φb का मान हमको मिलेगा N2। B1 का मान क्या है, μ0 N1 बटे L और ये होगा I1। अब ये निकल गया हमारा मान। अब हम अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से क्या जानते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व से, अन्योन्य प्रेरकत्व से, अन्योन्य प्रेरकत्व M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू होता है, अच्छा ध्यान दीजिए, अन्योन्य प्रेरकत्व 1 के सापेक्ष हम दूसरे पर निकाल रहे हैं। ठीक, S1 के सापेक्ष S2 पर निकाल रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 और ये 1। देखिए 1 के सापेक्ष 2 पर अन्योन्य प्रेरकत्व, 1 के सापेक्ष 2 पर अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, तो ये होता है φb बटे I। अब ध्यान दीजिए, यहाँ धारा क्या होगा, I1 होगा। क्यों, क्योंकि हम इसमें तो धारा भी प्रवाहित किए ही नहीं है, इसमें उत्पन्न होता है चुंबकीय फ्लक्स, तब प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो हम धारा किसका लेंगे, परिनालिका S1 का लेंगे, तो S1 के लिए धारा I1 है। ठीक, अब इस मान को यहाँ पे रखिए, तो M21 इक्वल टू हमको मिलेगा φb का मान N2 μ0 और ये N1 और ये I1 बटे L और इंटू I1 से I1 कैंसिल होगा, तो M21 का मान मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, M21 का मान N1 और N2 को जमा के लिख दीजिए, तो ये होगा μ0 N1 N2। यहाँ पे A छूटा है क्या, ठीक, A को रख दो तो यहाँ पे A आएगा यहाँ पे। ठीक, इसमें भी A आ जाएगा, तो N1 N2 और इंटू A बटे में होगा ये L। ठीक, तो ये 1 के सापेक्ष 2 पर अन्योन्य प्रेरकत्व। अब हम इसी प्रकार हम सेम टू सेम क्या करेंगे, 2 के सापेक्ष 1 का अन्योन्य प्रेरकत्व निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम S2 के सापेक्ष S1 का अन्योन्य तत्व। ठीक, क्या होगा, इसी तरह इसका निकाल दीजिए। ठीक, इसी प्रकार करके लिख दीजिए यहाँ पे, इसी प्रकार। ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे B2 लेंगे तो धारा I2 होगा। जब हम इसमें धारा I2 प्रवाहित करेंगे तो हम इस पर निकालेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व,
तो यहाँ पे जब हम 2 लेंगे तो ये 2 होगा, फिर यहाँ देखिए ये 2 होगा, फिर इसके लिए यहाँ पे 2 होगा। मतलब कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसा सेम टू सेम जरूर मिलेगा आपको, ठीक। इसलिए आपको इसको पुनः निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो आप निकाले उसी को इसी प्रकार करके लिख दीजिए। तो ये इसी प्रकार करके लिखेंगे। तो यहाँ 2 1 था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 1 2 होगा, बराबर सेम लिख दीजिए इसको, μ0 n1 n2 a बटे हो जाएगा l, और इसे दे दीजिए आप समीकरण 4 के बाद दे देना इसको समीकरण 5। समीकरण 4 व 5 से दोनों का राइट साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट साइड को भी आपस में इक्वल दिखा देना। तो समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से ये होगा m21 बराबर m12, ठीक। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, दोनों का प्रेरकत्व समान होता है, चाहे आप धारा किसी भी परिनालिका में प्रवाहित करें। तो यहाँ पे उसको आप 2 लाइन लिख सकते हो, ठीक। उसको मैं लिख दूंगा, उसे आप देख के लिख लीजिएगा। दोनों लंबी परिनालिका में अन्योन्य प्रेरकत्व समान होता है, चाहे हम धारा किसी भी परिनालिका में प्रवाहित करें। तो किसी भी एक प्रेरकत्व के मान को आप लिख लीजिए। तो अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा, m इक्वल टू, ठीक, 2 1 और 1 2 को हटा देंगे, m इक्वल टू मिलेगा हमको μ0 n1 n2 a बटे होगा ये l, ठीक। ये तो हुआ। अब इसके आगे थोड़ा सा एक लाइन बस और आपको लिखना है इस तरह से, इसको मिटा रहा हूँ, हाँ, नोट कर लीजिए, इसको एक लाइन और लिखना है आपको, नोट कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे यदि परिनालिका के माध्यम हो, तो परिनालिका का मान क्या होगा, परिनालिका माध्यम हो तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान होगा m इक्वल टू μ0 के जगह लेंगे आप म्यू, ठीक, म्यू n1 n2 a बटे होगा ये l, ठीक। यहाँ तक आपको इसका व्यंजक स्थापित करना पड़ेगा, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और देख सकते हो आप, यदि आपको अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए निर्भरता पूछेगा तो देखिए चुंबकशीलता म्यू का मान यदि बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, n1 यदि फेरों की संख्या अधिक होगा तब अन्योन्य प्रेरकत्व का भी मान अधिक होगा, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तब भी इसका मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल यदि अधिक है, ठीक, कुंडली का क्षेत्रफल यदि अधिक होगा तब इसका मान अधिक होगा, और लंबाई यदि कम होगा, ध्यान देना, परिनालिका की लंबाई यदि कम होगा तब इसका मान बढ़ेगा अन्योन्य प्रेरकत्व का। तो इसके लिए आप निर्भरता में 1 2 3 4 5 निर्भरता बता सकते हैं, सूत्र के माध्यम से आप इसको देख देख के लिख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके दूसरे अनुप्रयोग के, अर्थात वृत्ताकार कुंडली के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।